Hi guys, how are you? कैसे हैं आप लोग? Hope so you all are good and safe. So guys, welcome to all of you in the mission 11 दिन 11 chapters and this is my last chapter for this mission. Right? So guys, आज हम आखिरी चैप्टर इस मिशन के अंदर पढ़ेंगे and the name of the chapter is payment of GST. एंड गाइज इसमें अमेंडमेंट्स भी आई हैं फॉर योर जून 2021 स्टूडेंट्स, तो इसलिए इस चैप्टर को पूरे एंड तक आपने अच्छे से देखना है, राइट। अब क्योंकि ये मेरा आखिरी चैप्टर है इस मिशन का, तो लेट मी अनाउंस माय मिशन 2.0 ऑल्सो। सो गाइज परसों से वी आर लॉन्चिंग मिशन 2.0 और मिशन 2.0 विल बी एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम मिशन 1.0। मिशन 1.0 में व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज रिवाइजिंग चैप्टर्स विद यू। हम लोग चैप्टर्स के ऊपर फोकस कर रहे थे, प्रोविजंस के ऊपर फोकस कर रहे थे। बट मिशन 2.0 थोड़ा सा हटकर होगा, थोड़ा सा अलग होगा। मिशन 2.0 में मैं आपको दूंगा चैप्टर, आप चैप्टर रिवाइज करेंगे एंड मिशन 2.0 में हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन दैट चैप्टर। क्लियर है? तो थोड़ा सा अलग रहेगा मिशन 2.0। इसमें आपको मैं चैप्टर दूंगा, आपने रिवाइज करके आना है एंड देन मैं आपके साथ उस सब चैप्टर के सभी प्रोविजन को बहुत ब्रीफली 15 से 20 मिनट में रिवाइज करूंगा और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन दैट पर्टिकुलर चैप्टर। क्लियर है? एंड ट्रस्ट मी गाइज, बहुत मजा आएगा। वाई? बिकॉज आफ्टर डूइंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन योर कॉन्फिडेंस लेवल विल बी ऑन द टॉप। बिकॉज चैप्टर की नॉलेज रखना और चैप्टर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, ये दोनों में बहुत फ़र्क होता है। इवन दो आपको चैप्टर बहुत अच्छे से आते हों, बावजूद इसके कई बार हमने नोटिस किया होगा कि हम पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव है मेरा कि आप लोगों का पेपर अटेम्प्टिंग का मैनर हमें और इम्प्रूव करना है, ताकि नॉलेज के साथ साथ अगर हमारी प्रेजेंटेशन इम्प्रूव हो जाएगी तो ट्रस्ट मी आप लोगों के मार्क्स जो कटते हैं वो भी अब कटने बंद हो जाएंगे। क्लियर है? यस सर। तो मिशन 2.0 परसों से लॉन्च होने जा रहा है। जो पहला चैप्टर हम लोग परसों आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, लिख लीजिए, द नेम ऑफ द चैप्टर इज ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ GST जो मैं आपको दे रहा हूँ। आपने इसको पढ़ना है अच्छे से और मैं इसके प्रोविजंस को बहुत ब्रीफली पहले रिवाइज कराऊंगा विद इन जस्ट 15 to 20 मिनट्स एंड देन वी विल बी डूइंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन दिस चैप्टर। क्लियर है? यस सर। एंड ट्रस्ट मी, यू विल लव इट, यू विल सिंपली लव इट। क्यों? क्योंकि आप लोगों को एक्चुअल में पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। क्लियर है? यस सर। चलिए, तो आज इस मिशन को हम लोग बाय बाय करेंगे विद माय लास्ट चैप्टर ऑफ दिस मिशन। और अगर मिशन में आपको मज़ा आया हो तो कमेंट करना और लाइक करना मत भूलिएगा कि आपको ये मिशन कैसा लगा। क्लियर है? राइट। चलिए, तो लास्ट चैप्टर लिखेंगे पेमेंट ऑफ GST, पेमेंट ऑफ GST। और इस चैप्टर में क्वेश्चन आता ही आता है और क्योंकि अमेंडमेंट है तो इसलिए मेरे लिए ये चैप्टर और इम्पॉर्टेंट बन गया है। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत तसल्ली से ध्यान से समझना है हमें। सो आई विल बी राइटिंग आउट फ्यू क्वेश्चंस जिसका आंसर हम ढूंढेंगे इस चैप्टर के अंदर। क्लियर है? तो लिखिए पहला क्वेश्चन, हु इज लाइबल टू पे टैक्स इन GST। पहले तो हमें यह समझना है कि GST में एक्चुअल में पेमेंट ऑफ टैक्स करना किसको है, नंबर 1। नंबर 2, इसी में हम लोग समझेंगे हाउ टू पे टैक्सेस, टैक्स पे करने का तरीका क्या होता है। ठीक है जी? प्रैक्टिकली समझेंगे कि अगर मुझे टैक्स पे करना है तो व्हाट इज अ मैनर ऑफ पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट। क्लियर है? यस सर। और ये भी हमें सीखना है कि बाय व्हाट अमाउंट या बाय व्हाट डेट टैक्स इज पेबल, और अगर डिले करूंगा तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, डिले कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है जी? सो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चंस माइंड में होते हैं ना तो चैप्टर हमें ज़्यादा अच्छा समझ आता है। याद रखना, जब माइंड में क्वेश्चन होते हैं ना कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं तो आपको वो चैप्टर जो है वो ज़्यादा अच्छा समझ आता है। ठीक है जी? यस सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं
पेमेंट ऑफ जीएसटी। लास्ट चैप्टर मिशन 11 डेज 11 चैप्टर्स, क्लियर है? यस सर। आइए देखते हैं जरा। सबसे पहला क्वेश्चन है हु इज लाइबल टू पे जीएसटी या हु इज लाइबल टू पे टैक्स इन जीएसटी। ओके फाइन, आइए देखते हैं जरा। देखिए इंडिया में जब भी जीएसटी को पे करने की बात आती है तो नॉर्मली तो हम यही समझते हैं कि जितने भी सप्लायर्स हैं उनको जीएसटी पे करना होता है। तो इन जनरल आंसर कोई पूछेगा तो हम यही बोल देंगे यस, सप्लायर्स जितने भी होते हैं दे आर लाइबल टू पे जीएसटी। ये जनरल क्वेश्चन था, जनरल आंसर था। लेकिन आई एम वेरी श्योर क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारा जीएसटी पढ़ लिया था, तो कौन मुझे बताएगा अगर कोई पर्सन टैक्स डिडक्टर है, अगर कोई पर्सन कौन है टैक्स डिडक्टर है, तो क्या उसे भी आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स क्या गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है दैट अमाउंट जो उसने डिडक्ट किया था? यस सर। इसके अलावा जितने भी टैक्स कलेक्टर्स हैं जिन्होंने टैक्स कलेक्ट किया था, क्या उन्हें भी सरकार को ये पैसा काटने के बाद क्या जमा कराना होता है? बिल्कुल। इसके अलावा कुछ केसेस में क्या रिसिपिएंट को भी सरकार को टैक्स पे करना पड़ता है? यस। और ये कौन से केसेस होते हैं बेटा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिनमें क्या लगता है? रिवर्स चार्ज लगता है। जिनमें क्या लगता है? रिवर्स चार्ज लगता है। वेरी गुड, ठीक है सर। इसके अलावा और किसे टैक्स पे करना पड़ता है? एनीबडी? कोई और इसके अलावा गेस कर सकते हो आप किसको टैक्स पे करना पड़ सकता है गवर्नमेंट को? वेरी गुड, ईसीओस को, जिन्हें हमने डीम्ड सप्लायर बनाया था सेक्शन 95 के अंदर। ईसीओस, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जिन्हें लॉ ने क्या बना दिया था? डीम्ड सप्लायर्स बनाया था, और उनको भी पेमेंट करनी पड़ेगी, ऐसा हमने पढ़ा था। यस प्लीज। सो देयर आर नंबर ऑफ पीपल दोज हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। क्लियर है? अब मुद्दा ये है, इसके अलावा हालांकि सप्लायर में आ जाता है तो आप सप्लायर में ही लिख सकते हो नॉर्मल सप्लायर एंड द पर्सन हु इज कॉम्पोजिशन स्कीम, उसकी बात हो रही है, ठीक है ना? तो देयर आर नंबर ऑफ पीपल दोज हु आर एक्चुअली लाइबल टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। एंड ट्रस्ट मी, सभी लोगों का मैनर सेम नहीं है, इसलिए मैंने ये लिस्ट दी है, ठीक है जी? सबको पे करने का मैनर अलग होता है, इसीलिए ये लिस्ट भी आपको ध्यान रखनी पड़ती है। क्लियर है? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया, वेरी वेल डन। अब मुद्दा ये है पे कैसे करना है, पे कैसे करना है। मुझे पता चल गया मुझे पे करना है, बट मुझे पे कैसे करना है? कैसे पता चलेगा कि मेरी लाइबिलिटी कितनी है और उस लाइबिलिटी को मुझे किस तरह से पे ऑफ करना है? ये सारी बातें हमें पता कैसे चलती हैं? तो आइए इसको वन बाय वन करके समझते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। देखिए, जैसे कोई भी पर्सन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेता है तो उसके 3 तरह के ई लेजर्स खोल दिए जाते हैं। उसके 3 तरह के ई लेजर्स को ओपन कर दिया जाता है। अब वो 3 तरह के ई लेजर्स कौन से होते हैं आप लिखिए। पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, जो कि इन द फॉर्म GST PMT 01 में होता है। ठीक है जी, आपका एक लाइबिलिटी रजिस्टर खोला जाता है जो कि GST PMT 01 की फॉर्म में खुलता है। फिर आपका एक ई कैश लेजर खोला जाता है जो कि इन द फॉर्म GST PMT 05 की फॉर्म में खोला जाता है। और एक हमें खोलना होता है ई क्रेडिट लेजर जो कि आपका GST PMT 02 की फॉर्म में खुलता है। क्लियर है? तो इस तरह से हमारे 3 इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स ओपन हो जाते हैं वंस यू गेट रजिस्टर्ड इन GST। क्लियर है? यस सर। अब ध्यान से समझिएगा नॉर्मली होता क्या है। इफ यू वांट टू नो व्हाट इज योर लाइबिलिटी, देन यू कैन चेक योर ई लाइबिलिटी रजिस्टर। If you want to know simply what is your liability, you can check in your e-liability register. Okay, and in order to discharge your liability, we can use e-cash ledger and e-credit ledger. Clear है? Yes sir. तो ये दोनों अकाउंट किस लिए यूज होते हैं? लिख लीजिए, for discharging your liabilities. अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए हम इन 2 लेजर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? और लाइबिलिटी कहां पे शो होती है बेटा? वो यहां पर शो होती है। तो लाइबिलिटी इज शोन कहां पर?
ई लाइबिलिटी रजिस्टर में, और उसको डिस्चार्ज करने के लिए वी हैव ई कैश लेजर, वी हैव ई क्रेडिट लेजर। क्या सबको क्लियर है? यस सर, बिल्कुल हमें समझ में आ गया है। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। अब एक एक करके हम तीनों लेजर्स को डिटेल में समझेंगे, उसके बाद मैनर ऑफ पेमेंट समझेंगे, और लास्ट में हम लोग समझेंगे कि इसके अंदर अमेंडमेंट कहाँ पर लाई गई है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं उसके। ठीक है जी, ठीक है सर, बिल्कुल सही है सर। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले लाइबिलिटी रजिस्टर के साथ। ठीक है, देखिए लाइबिलिटी रजिस्टर में ना गवर्नमेंट क्या कहती है, आइए समझते हैं जरा। लाइबिलिटी रजिस्टर के लिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रूल नंबर 85। ठीक है जी, रूल 85 पढ़ेंगे। अब ये रूल 85 मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा। आई एम वेरी श्योर आपके पास ये नोट्स होंगे मेरी बुक के अंदर, आपको सिर्फ समझने पे ध्यान देना। जिनके पास नहीं है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि मेरे पास नहीं है आपके नोट्स, तो डेफिनेटली वो नोट्स जो हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, चलो वेरी वेल डन। अब ध्यान से सुनेंगे, लॉ क्या कहता है। लॉ कहता है कि आपका जीएसटी में जो लाइबिलिटी रजिस्टर खोला गया था जीएसटी पीएमटी 01 में, उसको गवर्नमेंट करेगी डेबिट। पहले वो क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। अब डेबिट क्यों किया जाएगा, रीजन समझ लीजिए क्यों। बिकॉज गवर्नमेंट आपको अपना डेटर बना रही है। डेटर समझ रहे ना, यानी कि डेबिट से डेटर, मैंने ऐसे आपको लर्न कराने के लिए बोल दिया। गवर्नमेंट चाहती है कि पहले मैं आप लोगों को लाइबल बना दूं कि आपने मुझे कितना देना है। तो क्योंकि आपने गवर्नमेंट को पे करना है, तो इसीलिए गवर्नमेंट आपको अपना डेटर की तरह ट्रीट करते हुए क्या आपके अकाउंट को डेबिट कर रही है। यस, तो ई लाइबिलिटी रजिस्टर में क्या क्या चीजें डेबिट होती हैं जो मेरी लाइबिलिटी को शो करती हैं, एक एक करके समझेंगे। ठीक है, पहला द अमाउंट टुवर्ड्स टैक्स, मतलब ई लाइबिलिटी रजिस्टर में सबसे पहले तो डेबिट क्या होगा, टैक्स। अब यहां पे टैक्स से मेरा क्या मतलब है सर, अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी, इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, एज द केस मे बी। ठीक है सर, इंटरेस्ट, लेट फी या एनी अदर अमाउंट पेबल एज पर रिटर्न फर्निश्ड बाय द सेड पर्सन। क्या मतलब है, देखो डेबिट किया जाएगा नंबर 1 टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फी या एनी अदर अमाउंट एज पर द रिटर्न फर्निश्ड। क्या मतलब है, यानी कि जो पहला आप सब क्लॉज पढ़ रहे हो, ध्यान से सुन लीजिए, इसमें यह कहा गया कि हम आपके लाइबिलिटी रजिस्टर में जो जो चीजें हम डेबिट करेंगे वो सब वो होंगी जिसे आपने खुद अपनी रिटर्न में माना कि आपने पे करना है। तो आप मुझे बताओ, अगर अरुण सेतिया क्लासेस अपनी जब जीएसटी रिटर्न भरता है तो वो गवर्नमेंट को बता देता है क्या कि मेरा इतना टैक्स पेबल है, इतना इंटरेस्ट पेबल है, इतना लेट फी पेबल है, तो मुझे बताओ क्या वो सारा अमाउंट क्या मेरे लाइबिलिटी रजिस्टर में डेबिट हो जाएगा। यस, यहां तक तो था सेल्फ डिक्लेरेशन वाला। फिर गवर्नमेंट कहती है कि अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और एनी अदर अमाउंट पेबल एज डिटरमाइंड बाय द पीओ। इसका मतलब लॉ कहता है कि हम इसमें वो अमाउंट भी ऐड करेंगे, वो अमाउंट भी डेबिट करेंगे जो डिटरमाइन आपने तो नहीं करा था अपने रिटर्न में, लेकिन पीओ ने डिटरमाइन करा। अब बच्चा कहता है सर कि पीओ बीच में कहां से आ गया, तो याद रखना पीओ से मेरा यहां पर मतलब था कि अगर आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हो, केस चल रहा हो, तो डेफिनेटली उस प्रोसीडिंग्स के तहत क्या पीओ को अगर ऐसा लगेगा कि आपको और पैसा देना है तो क्या वो अमाउंट भी आपके लाइबिलिटी रजिस्टर में प्लस हो जाएगा। ठीक है सर, इन लिख लीजिए, इन परसुएंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स, इन परसुएंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स। क्लियर है? यस सर। सी अब यूजलेस हो चुका है, हटा दीजिए इसको। ठीक है, ये मिसमैच की बातें करता है, लेकिन अभी मैंने पहले ही बताया था रिटर्न के चैप्टर में भी, तो अभी क्योंकि ये प्रोविजन यूज नहीं हो रहा है तो यू कैन इग्नोर इट। या एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट मे अक्रू फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि अगर आप जितना लेट करते जाएंगे उसके ऊपर ब्याज पे ब्याज लगती जाएगी, तो वो भी आपके लाइबिलिटी रजिस्टर में डेबिट होता चला जाएगा, एंड दैट्स ऑल। तो मेरा क्वेश्चन, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ई लाइबिलिटी रजिस्टर में क्या क्या आता है, क्या आप बता दोगे? बिल्कुल। क्लॉज ए में जल्दी बताओ, क्लॉज ए में सर अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फी, वेरी गुड, जो आपने खुद अपनी रिटर्न में डिटरमाइन करी थी, वेरी गुड।
क्लॉज बी में सर अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी भी है। क्लॉज बी में पेनल्टी भी है, क्यों? क्योंकि ये डिटरमाइन किसने करी थी? पीओ में, इन परसुएंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स। तो फिर प्रोसीडिंग्स के अंदर अगर पीओ डिटरमाइन करेगा तो वो आप पे हो सकता है पेनल्टी भी लगाए, तो क्या वो पेनल्टी भी उसमें डेबिट कर देगा? यस सर। सर समझ आ गया हमें। अब मेरा अगला क्वेश्चन, मान लेते हैं कि लाइबिलिटी रजिस्टर में ये दिखाया जा रहा है कि मैंने आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी में कितना टैक्स पे करना है, कितना इंटरेस्ट पे करना है और कितना पेनल्टी और कितना लेट फी। मान लीजिए ये दिख गया, तो मेरे को ये तो पता चल गया कि मेरी लाइबिलिटी कितनी है, ये तो पता चल गया मुझे। अब लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनो। अब हमें सीखना है कि ये लाइबिलिटी डिस्चार्ज कैसे होगी। तो मैंने अभी आपसे कहा कि डिस्चार्ज करने के लिए या तो आपके पास ई कैश लेजर में पैसा होना चाहिए या फिर आपके ई क्रेडिट लेजर के अंदर अमाउंट पड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चा कहता है सर ई कैश लेजर में पैसा कैसे आता है? ई कैश लेजर में पैसा कैसे आता है? तो अब हम ये सीखेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर लॉ कहता है कि ई कैश लेजर में अगर हमें पैसा डालना है, अगर हमें किस में डालना है पैसा? ई कैश लेजर में डालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनते रहना क्योंकि बड़े सारे पॉइंट्स आएंगे। पहला पॉइंट, ई कैश लेजर में पैसा डालने के लिए पहले आपको कॉमन पोर्टल पे एक चालान जनरेट करना होगा। यस प्लीज, क्या जनरेट करना होगा? एक चालान जनरेट करना होगा। क्लियर है? यस सर। सर चालान जनरेट करेंगे और वो चालान जनरेट किया जाता है कमॉन जीएसटी पीएमटी 06 में, ठीक है जी। और वो जैसे ही चालान जनरेट हो जाएगा, जैसे ही चालान जनरेट हो जाएगा उसकी वैलिडिटी होती है 15 दिन। क्या 15 दिन के अंदर क्या मुझे अपना अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है टू द बैंक्स? क्लियर है? यस सर। तो सबसे पहला मुझे क्या काम करना है? कैश लेजर में पैसा डालने के लिए क्या कॉमन पोर्टल पे मुझे पहले चालान जनरेट करना है जीएसटी पीएमटी 06 के अंदर, जिसकी वैलिडिटी कितनी होती है? 15 दिन। जैसे ही आप चालान जनरेट करोगे ना, एक CPIN, बोलो CPIN, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक जनरेट हो जाता है। CPIN जनरेट हो जाता है। एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये सारी बातें आपसे वो हो सकता है MCQ में पूछ ले। क्या जनरेट हो जाएगा? CPIN जनरेट हो जाएगा। कम ऑन, क्या जनरेट हो जाएगा? CPIN। अब ये ध्यान रखना है आपने कि ये जो CPIN होता है ना, ये एक 14 डिजिट का एक कोड होता है, ठीक है, जो कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहलाता है, जो कि वैलिड होता है 15 दिन के लिए, ठीक है। यस सर। अब मान लीजिए कि आपने CPIN जनरेट कर लिया। अब हमें क्या करना है? यूजिंग दिस नंबर, यूजिंग दिस कोड, आपको अपना पैसा जो है वो डिपॉजिट कराना है। वो पैसा क्या करना है? आपने डिपॉजिट कराना है। अब बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, ये डिपॉजिट कैसे होता है ये बता दो। अब सुनो ध्यान से, डिपॉजिट कैसे होता है। याद रखना, इसको डिपॉजिट करने के लिए या तो आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करेंगे, RTGS, NEFT, इंटरनेट बैंकिंग, RTGS, NEFT, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ओवर द काउंटर पेमेंट भी हो सकती है। अब ओवर द काउंटर पेमेंट क्या होती है? ओवर द काउंटर का मतलब होता है कि आप ऑनलाइन मोड में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप डायरेक्टली बैंक में जाकर, पर्टिकुलर ब्रांच में जाकर भी पैसा जमा करा सकते हो, वो बोलते हैं ओवर द काउंटर। लेकिन ओवर द काउंटर गवर्नमेंट एक्चुअली में डिस्करेज करती है, तो इसीलिए उन्होंने एक लिमिट बना रखी है कि पर चालान 10,000 से ज़्यादा हम ओवर द काउंटर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज आपको ऑनलाइन मोड को ही यूज़ करना है प्रेफरेबली। क्लियर है? यस सर। तो 10,000 पर चालान की ये जो लिमिट है ना, वो कुछ लोगों पर नहीं लगती है। ओवर द काउंटर में 10,000 पर चालान की जो लिमिट होती है वो कुछ लोगों पर नहीं लगती है। वो कौन से लोग होते हैं जिन पर 10,000 की लिमिट नहीं लगती? वो है ABC। अब ABC में कौन है? ध्यान से सुनेंगे। नंबर 1, अगर पेयर खुद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो। अगर पेयर खुद कौन हो? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है जी। आई होप सो क्लियर। या फिर एनी अदर पर्सन जिसको कमिश्नर नोटिफाई कर देगा कि ये आदमी 10,000 से ऊपर पर चालान और ओवर द काउंटर पे कर सकता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर, अगर प्रॉपर ऑफिसर को पेमेंट करनी है, अच्छा प्रॉपर ऑफिसर को पेमेंट क्यों करनी है? सुन लीजिए,
और एनी ऑथराइज्ड पर्सन टू रिकवर आउटस्टैंडिंग ड्यूज फ्रॉम एनी पर्सन, मतलब उसने किसी पर्सन से आउटस्टैंडिंग ड्यूज रिकवर करे और रिकवर करने के बाद क्या वो ओवर द काउंटर जमा करा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉपर ऑफिसर जो कि अमाउंट कलेक्ट करता है बाय द वे ऑफ कैश चेक डीडी इन केस ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन या एनफोर्समेंट एक्टिविटी। अगर पीओ ने कोई पैसा कलेक्ट करा है ड्यूरिंग एनी इन्वेस्टिगेशन या एनफोर्समेंट, तो वो पैसा भी वो ओवर द काउंटर डिपॉजिट करा सकता है इवन इफ द अमाउंट इज मोर देन 10,000 रुपीज। क्लियर है? यस सर। सो देर आर 3 केसेस जहां पर हमें लगता है कि आपके पास 10,000 की लिमिट नहीं होती है। क्लियर है? यस सर। सर और कैसे हमारे कैश लेजर में पैसा आता है, तो सुनिएगा। अगर किसी पर्सन ने टैक्स डिडक्ट करा है मेरा, तो जैसे ही वो पर्सन टीडीएस काटेगा और जमा कराएगा गवर्नमेंट को, वो मेरे कैश लेजर में शो होता है, ध्यान रखना। क्लियर है? ऐसे ही अगर आपका कोई टीसीएस काटा गया है और अगर टीसीएस कटने के बाद जब वो जमा कराएगा, वो भी मेरे कैश लेजर में आता है। तो कैश लेजर में एक तो वो अमाउंट आता है जो आप खुद जमा कराते हो, दूसरा अगर आपका कोई टैक्स डिडक्टेड है वो भी कैश लेजर में आता है, अगर कोई टैक्स कलेक्टेड है वो भी कैश लेजर में आता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो हमें पता चल गया कि ई कैश लेजर के अंदर हमारे पास पैसा कहाँ कहाँ से ट्रांसफर हो जाता है। क्या सबको क्लियर है? अब जितना भी पैसा, चाहे मैंने डाला, चाहे टीडीएस वाले ने जमा कराया, चाहे ये सारा पैसा क्रेडिट हो जाता है मेरे ई कैश लेजर के अंदर। क्या सबको क्लियर है? यस सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो अभी हम लोग और भी बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। मैं पूरा पूरा रूल अभी नहीं पढ़ा रहा क्योंकि पहले मुझे बेसिक्स से पढ़ा रहा हूँ ना, तो कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद देखना सब कुछ A to Z आपको बुक पलट लेना, कोई ऐसा चीज नहीं होगा जो मैंने छुड़ाया होगा। ठीक है? यस सर। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या हमें ई कैश लेजर का पंगा समझ आ गया? यस सर, पूरा समझ आ गया। चलो अब हम चलते हैं ई क्रेडिट लेजर पे। अब बच्चा कहता है सर ये क्या होता है? अब सुन लीजिए इसको भी। ई क्रेडिट लेजर जो कि खोला गया था इन द फॉर्म जीएसटी पीएमटी 02, लॉ कहता है मुझे कि अगर कोई पर्सन ने किसी पर्सन से कोई इनवर्ड सप्लाई ली थी, याद करो ये तो आपको अच्छे से आता है, इनवर्ड सप्लाई ली थी और अगर उसने उसको टैक्स पे करा था, जब वो अपनी आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट जीएसटीआर 1 भरेगा, तो क्या उसके बेसिस पर मुझे क्या जीएसटीआर 2A में क्या वो क्रेडिट शो करेगा? और जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूंगा तो क्या वो मेरे क्रेडिट लेजर में आ जाएगा? यस। तो कौन बताएगा? क्रेडिट लेजर इज क्रेडिटेड विद व्हाट अमाउंट? विद व्हाट अमाउंट? विच इज बीइंग डिक्लेयर्ड बाय सप्लायर इन जीएसटीआर 1 and which is being accepted by the recipient in GSTR 2A. That will be the amount which will be depicted in, come on, किस में? E-credit ledger। क्या पल्ले पड़ गया? Yes sir। सर एक चीज पूछनी थी आपसे, बोलो। सर अगर मान लो मैंने किसी सप्लायर से लिया है और उसने अपनी GSTR 1 नहीं भरी, तो वो तो 2A में आएगा नहीं, तो वो क्रेडिट लेजर में कैसे आएगा? याद करेंगे, ये मैंने बताया हुआ है आपको। कौन बताएगा आप में से? बिल्कुल बिल्कुल सही बच्चे, कई बता पा रहे हैं, चैट बॉक्स में लिखेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। यस, तो करेक्ट आंसर ये था कि सर उस केस में हम लोगों को अनक्लियर्ड क्रेडिट का भी कुछ पोर्शन ई क्रेडिट लेजर में जा सकता था, और वो कितना था? जितना हमारा आईटीसी था या फिर 5% ऑफ क्लियर क्रेडिट विच एवर इज लोअर, क्या वो भी हमारे ई क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाता था? यस सर। एग्जाम्पल दे देता हूं, फटाफट से सबने आंसर देना है, बहुत बार बता चुका हूं वैसे मैं ये। बताओ, सप्लायर 1 सप्लायर 2, इन दोनों से हमने मान लिया 1 लाख प्लस 18,000, 2 लाख प्लस 36,000। ठीक है सर। सप्लायर 2 ने अपनी GSTR 1 भर दी, 2A में मेरे को शो हो गया, तो 36,000 तो मेरे ई क्रेडिट लेजर में आ गया। सप्लायर 1 ने भरी नहीं, तो मुझे बताओ क्या ये अनक्लियर क्रेडिट हो गया? यस। तो अनक्लियर क्रेडिट का प्रोविजन एज पर रूल 36 सब रूल 4 क्या कहता है? सर जितना अनक्लियर क्रेडिट होगा 18,000 या फिर 5% ऑफ द क्लियर क्रेडिट विच एवर इज लोअर। आई होप सो सबको याद आ गया, 1,800 रुपये आपको इसमें मिल जाएंगे। तो मेरे ई क्रेडिट लेजर में क्या 37,800 दिखेंगे मुझे? यस। तो आपके ई क्रेडिट लेजर में कितना दिखेगा? 37,800 रुपये का अमाउंट आपको शो हो जाएगा आपके ई क्रेडिट लेजर के अंदर। क्या मैं यहाँ तक लॉक कर सकता हूँ? यस सर, बहुत बढ़िया। चलिए वापस चलते हैं जरा।
ठीक है सर, तो मुझे पता चल गया कि ई क्रेडिट लेजर में पैसा कैसे जाता है, ई कैश लेजर में पैसा कैसे जाता है और लाइबिलिटी रजिस्टर में कैसे शो किया जाता है। क्या यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब मैं जो सिचुएशन दे रहा हूँ सबने आंसर देनी है। इसका मतलब क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि मेरे लाइबिलिटी रजिस्टर में मान लेते हैं डेबिटेड पाया गया 2 लाख रुपए और मेरे ई कैश लेजर में क्रेडिटेड पाया गया लेट्स से 1.5 लाख और मेरा ई क्रेडिट लेजर में 50,000, ये भी क्रेडिटेड पाया गया। तो मुझे बताओ हाउ यू विल मेक द पेमेंट नाउ? सर वेरी सिंपल। कैसे करेंगे? जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ। सर डेबिट वाले को क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट वाले को डेबिट कर देंगे तो हमारी पेमेंट हो जाएगी। मैंने कहा कैसे? कहता सर देखो, ई कैश लेजर डेबिट, ई क्रेडिट लेजर डेबिट टू ई लाइबिलिटी रजिस्टर। सर हम ये एंट्री पास करेंगे कितने से? सर 1.5 लाख से, 50,000 से और 2 लाख से। सर ये पेमेंट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्या यहाँ तक समझ आ गया? जल्दी बोल दो, आवाज मार दो यार, जल्दी जल्दी आवाज मार दो फटाफट से। और नोट करना मत भूलिए, नोट करना है आपने अच्छे से। वेरी वेल डन सर, यहां तक हमें समझ आ गया? यस सर बिल्कुल समझ आ गया। चलो अब ध्यान से सुनना है आपने, ठीक है जी, ध्यान से सुनना है। सर ये ना मैंने आपको जनरल पढ़ा दिया, जनरल, लेकिन अब मैं बातें करूंगा कुछ स्पेसिफिक बातें करेंगे, ठीक है जी, ठीक है। जनरली तो हमें ये मालूम है कि लाइबिलिटी रजिस्टर में जो लाइबिलिटी है उसको पे ऑफ करने के लिए या तो हम यूज करते हैं कैश लेजर या फिर हम यूज करते हैं क्रेडिट लेजर। ये एक जनरल स्टेटमेंट है। अब थोड़ा सा स्पेसिफिक बातें करते हैं। स्पेसिफिकली हमें क्या बात करनी है कि मैं आपको बता दूं कि कुछ केसेस में हम लोग अपना क्रेडिट लेजर इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। क्या वहां पर हमें पे करने के लिए इन एनी केस क्या कैश लेजर ही यूज करना होता है? यस। तो वो कौन से केसेस हैं वेयर क्रेडिट लेजर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट्स? तो ऊपर हेडिंग डालेंगे केसेस वेयर कैश लेजर या ऐसे लिखो क्रेडिट लेजर कांट बी यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट। चलो सबसे पहला, जो टीडीएस वाला अपना टैक्स जमा कराता है ना, तो याद रखना वो हमेशा थ्रू कैश लेजर जमा कराता है। टैक्स कलेक्टर भी अपना अमाउंट ऑफ टैक्स जब जमा कराएगा थ्रू कैश लेजर जमा कराएगा। जिस पर्सन पर लाइबिलिटी की वजह रिवर्स चार्ज होती है वो वाला अमाउंट जो उसको पे करना है ड्यू टू रिवर्स चार्ज, वो भी वो जमा कैसे कराता है? थ्रू कैश लेजर। क्रेडिट इस्तेमाल नहीं हो सकता। इफ यू आर इन कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10, ध्यान रखिएगा, यू हैव टू मेक पेमेंट ओनली एंड ओनली बाय यूटिलाइजिंग योर कैश लेजर। You cannot use credit ledger. Come on, you cannot use credit ledger. ठीक है सर। इसके अलावा अगर आपको कोई इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी पे करनी है सर, इन्हें भी आप थ्रू कैश लेजर ही पे करेंगे। यू कैन नॉट मेक यूज ऑफ क्रेडिट लेजर फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी। ऑल दीज आर टू बी पेड only and only by using e-cash ledger. You cannot make use of e-credit ledger in all these cases. क्या पल्ले पड़ गया या नहीं? फटाफट से इसको नोट करिए। कम ऑन, जल्दी जल्दी फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। अगर पेपर में आ जाता है कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज टू बी पेबल इन विच मोड, तो याद रखना इट कैन बी पेबल ओनली बाय ओनली यूजिंग e-cash ledger. We cannot make utilization of e-credit ledger for making payment of tax deducted at source. Clear है? Yes sir. In the similar manner, ये सब लिस्ट आपको लर्न करनी है जिसके लिए हम e-credit ledger का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर? ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला क्या था? ध्यान से सुनेंगे।
अब जब हम ये बोलते हैं कि हमारे को लाइबिलिटी है टू पे आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, मान लो मुझे आईजीएसटी 1 लाख पे करना था, सीजीएसटी 50,000 और एसजीएसटी भी 50,000, सपोज ये मेरी लाइबिलिटीज़ हैं, राइट। और मेरे पास आईटीसी यानी कि क्रेडिट लेजर में आईजीएसटी के क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है लेट्स से 1,20,000, ठीक है जी। सीजीएसटी के क्रेडिट लेजर में सपोज मेरे पास पड़ा हुआ है 30,000 और एसजीएसटी के क्रेडिट लेजर में सपोज मेरे पास पड़ा हुआ है 30,000, ठीक है जी। ये सब पड़ा हुआ है मेरे पास और मुझे ये सब पेमेंट्स करनी है। सो अब क्वेश्चन उठ गया, हाउ यू विल मेक द पेमेंट्स या हाउ यू विल यूटिलाइज योर क्रेडिट्स। आप अपने क्रेडिट्स को कैसे यूटिलाइज करोगे, दैट इज द अनदर क्वेश्चन नाउ। सो यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट्स में ध्यान रखेंगे बिल्कुल। स्टेप नंबर 1, यू हैव टू यूटिलाइज योर आईजीएसटी फर्स्ट। जब तक आईजीएसटी खत्म नहीं हो जाता आप क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी एंड क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी को यूज नहीं करते हैं, ठीक है जी। तो प्रायोरिटी नंबर 1 आपको पहले क्या यूज करना है, क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी। अब कैसे यूज करना है ध्यान से सुनेंगे। आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी को पे करने में यूज कर लीजिए। अब कितना बचा, 20,000। अब लॉ कहता है द बैलेंस क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी इन एनी मैनर। आप किसी भी मैनर में सीजीएसटी और एसजीएसटी को पे करने के लिए आईजीएसटी का इस्तेमाल कर सकते हो। आपकी मर्जी है बेटा, जैसे मर्जी यूज करो। आप पूरा का पूरा 20 सीजी में यूज कर लो, पूरा 20 एसजी में यूज कर लो, 10 यूज कर लो, जैसे मर्जी कर लो, कोई इशू नहीं है। बच्चा कहता है सर ठीक है, तो क्या मैं इस 20 को सीजी में यूज कर लूं? कर लो बेटा। तो मुझे बताओ सीजी की लाइबिलिटी कितनी रह गई, 30, और एसजी की लाइबिलिटी कितनी रह गई, 50, ठीक है। नाउ टेल मी, अब सीजीएसटी का क्रेडिट यूज ओनली फॉर सीजीएसटी, तो मुझे बताओ 30,000 में से 30,000 पे हो गया, तो क्या क्रेडिट 0 हो गया और सीजीएसटी की लाइबिलिटी भी खत्म, आईजीएसटी की लाइबिलिटी भी खत्म, राइट। एसजीएसटी कितना पे करना है, 50, क्रेडिट कितना पड़ा हुआ है, 30। जैसे ही मैं पे करूंगा तो क्या एसजीएसटी स्टिल पेबल कितना है, 20, लेकिन क्रेडिट खत्म हो गया। क्या दिस 20 विल बी पेबल बाय मी यूजिंग ई कैश लेजर, यूजिंग ई कैश लेजर। क्या पल्ले पड़ गया? यस सर। तो यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, रूल नंबर 1, पहले हमें क्रेडिट किसका एग्जॉस्ट करना है, आईजीएसटी का। वंस आईजीएसटी क्रेडिट इज बीइंग एग्जॉस्टेड, देयर आफ्टर, और आईजीएसटी को एग्जॉस्ट कैसे करना है, फर्स्ट इट विल बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एंड देयर आफ्टर फॉर सीजी एंड एसजी इन एनी ऑर्डर, यस सर। एंड देन वी विल यूज क्रेडिट्स ऑफ सीजी एंड एसजी फॉर देयर रिस्पेक्टिव पेमेंट्स। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सर एक बात बताओ, सर मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, सर सपोज हमारे को आईजीएसटी पे करना था 2 लाख रुपए और सीजीएसटी हमें पे करना था 50,000 और हमें एसजीएसटी पे करना था 50,000, लेट्स से, ठीक है ना। सपोज ये सिचुएशन है हमारे पास। सर अब क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर मेरे पास आईजीएसटी में सिर्फ पड़ा ही 1 लाख हुआ है और सीजीएसटी में मेरे पास पड़ा हुआ था 1 लाख और एसजीएसटी में भी मेरे पास पड़ा हुआ था 1 लाख, तो सर अब कैसे करेंगे? तो इट्स वेरी सिंपल। देखो पहले किसको एग्जॉस्ट करना है, आईजीएसटी। तो आईजीएसटी पूरा यूज कर लिया मैंने, 1 लाख अभी भी बचा हुआ है जो देना है मुझे, लेकिन आईजीएसटी तो नील हो गया। यस, नाउ आई विल मेक द यूज ऑफ क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी। प्रायोरिटी क्या होगी, सीजीएसटी विल बी यूज फॉर सीजीएसटी। तो 50,000 यूज कर लिया मैंने, तो सीजीएसटी तो नील हो गया। तो रिमेनिंग 50,000 ऑफ सीजीएसटी कैन बी यूज फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। तो अगर पेपर में आ जाता है सीजीएसटी का क्रेडिट कहाँ कहाँ यूज होगा, सीजीएसटी का क्रेडिट फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ सीजीएसटी, एंड बचने पर क्या आईजीएसटी में जा सकता है, यस। एसजीएसटी का क्रेडिट फर्स्ट फॉर एसजीएसटी एंड बचने पर क्या वो भी आईजीएसटी में यूज हो सकता है, राइट। सो आई एम वेरी श्योर यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट इज क्लियर टू एवरीवन। क्या यहाँ तक क्लियर? यस सर, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। अब हम इसके अंदर 2-3 बातें करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखना शुरू करेंगे स्पेशल नोट्स। लिखिए स्पेशल नोट नंबर 1। मैं आपको सिचुएशन दूंगा, आपने आंसर देना है, वी विल राइट द नोट देन। सपोज करो क्रेडिट लेजर में आईजीएसटी के हेड में
ये हेड्स में 2,30,000 और 30,000 पड़ा हुआ है। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन है कैन अमाउंट इन क्रेडिट लेजर बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन हेड टू द अनदर हेड। क्वेश्चन समझ आ रही है मेरी बात? क्या हम एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफर कर सकते हैं? मतलब क्या मैं ये 30,000 SGST का यहां से निकालकर यहां डाल सकता हूं कि मेरा CGST 60 हो गया और ये निल हो गया? कैन आई डू लाइक दिस? कम ऑन, नो, बिग नो। याद रखना, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स फ्रॉम वन हेड टू द अनदर हेड इज नॉट एलिजिबल। प्लीज लिख लीजिए, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स फ्रॉम वन हेड टू द अनदर हेड इज नॉट परमिसिबल, ये लॉ में लिखा गया है। तो आप इंटर हेड में क्रेडिट को मूव नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। जल्दी बोलो फटाफट से। यस सर, समझ आ गया। स्पेशल नोट नंबर 1 कि हमें क्रेडिट्स को इंटर हेड में शिफ्टिंग शफलिंग नहीं करनी है। वेरी गुड। नोट नंबर 2 लिखिए अब। नोट नंबर 2, हाँ जी, सबने लिखना है नोट नंबर 2। सपोज ई कैश लेजर के अंदर IGST, CGST और SGST में 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख ऐसे पड़ा हुआ था। ई कैश लेजर में पड़ा हुआ था। इस बार किस में पड़ा था? ई कैश लेजर में पड़ा हुआ था। क्वेश्चन समझिएगा पहले, क्या ई कैश लेजर में हम यहां से 50,000 डाल के इसमें डाल सकते हैं? क्या इंटर हेड ट्रांसफर्स इन ई कैश लेजर क्या परमिसिबल है? आंसर इज यस। लिख लीजिए, इंटर हेड ट्रांसफर्स इज एलिजिबल इन ई कैश लेजर। सर ये कहां लिखा हुआ है? आओ मैं आपको चेक करा देता हूं। पढ़ो क्या लिखा है। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, मैं बता रहा हूं आपको। थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपसे इजीली पढ़ा जाए। हाँ जी, सामने देखना सबने। अ रजिस्टर्ड पर्सन में ऑन द कॉमन पोर्टल ट्रांसफर कर सकता है एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी या एनी अदर अमाउंट अवेलेबल इन ई कैश लेजर अंडर द एक्ट टू ई कैश लेजर फॉर दिस इन द फॉर्म GST PMT 09। आपको समझ आ रहा है? जल्दी बोलो। तो ये ट्रांसफर्स अलाउड है, ध्यान रखना है आपने। जल्दी बोलो। चलो, वेरी गुड। तो ये पेपर में क्वेश्चन मेरे हिसाब से आ सकता है, इसलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब रूल है ये। ठीक है जी, ठीक है सर। अब हम बात करेंगे नए रूल्स की जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एक तो रूल 86A और एक हमने पढ़ना है रूल 86B। ये 2 नए रूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद वी विल सी अगर कोई छोटा मोटा पॉइंट बच गया हो तो वो मैं लिखवा दूंगा, एंड देन पेमेंट ऑफ GST विल बी फिनिश्ड। ठीक है जी, ठीक है सर। आओ देखते हैं जरा। सबसे पहले पढ़ेंगे रूल 86A। इसको आप लिख दीजिए, फ्रीजिंग ऑफ ई क्रेडिट लेजर। आप हेडिंग डाल दीजिए, फ्रीजिंग ऑफ ई क्रेडिट लेजर। मतलब कमिश्नर के पास एक पावर है कि वो आपके ई क्रेडिट लेजर को क्या कर सकता है? फ्रीज कर सकता है। फ्रीज समझ रहे हैं ना? मतलब आप यूज ही नहीं कर सकते अपना ई क्रेडिट लेजर, लेकिन ये ई क्रेडिट लेजर कैन बी फ्रीज्ड ओनली एंड ओनली 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस। मतलब अगर हम आज रिस्ट्रिक्ट करेंगे ना, तो 1 ईयर के लिए हम इस रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज कर सकते हैं, और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये जो ऑर्डर है वो वैकेट हो जाता है। ठीक है सर, डन। तो आइए हम लोग यहां पे डिस्कशन करते हैं। रूल 86A में
कमिश्नर कब आपके ई क्रेडिट लेजर को फ्रीज करेगा, यानी कि वो रिस्ट्रिक्शन कब लगाएगा? पहला, द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स हैज बीन अवेल्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट्स या एनी अदर डॉक्यूमेंट्स। मतलब आपने जो आईटीसी अवेल किया था दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस, आपके पास इनवॉइस भी था, डेबिट नोट भी था, लेकिन जिस रजिस्टर्ड पर्सन ने वो इशू करा था ही इज नॉन एग्जिस्टेंट, अगर वो पाया ही नहीं गया। अब बच्चा कहता सर ये समझ नहीं आई हमें। देखो प्रैक्टिकली समझाता हूं। मान लो आपने ना बोगस इनवॉइसेस किसी से निकलवा लिए, उसने जीएसटीआर 1 भर दी स्टेटमेंट। अब मुझे बताओ जीएसटीआर 1 भरने पे क्या उसके बेसिस पर क्या 2A में मुझे शो हो जाएगा? यस। और 2A में जैसे ही शो हुआ मैंने सारे क्रेडिट ले लिए, ठीक है, लेकिन उसने रिटर्न भरी ही नहीं और वो गायब हो गया, कंपनी वंपनी सब बंद, भाग गया वो। अब सोचो, गवर्नमेंट कह रही है भाई जो तूने क्रेडिट लिया है ना, क्लियर क्रेडिट लिया है, 2A के बेसिस पे लिया है, लेकिन सब कुछ मानते हैं, तेरे पास इनवॉइस भी था, डेबिट नोट था, सब कुछ था, लेकिन भाई जिस आदमी ने तुझे वो इशू करे थे ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो है ही नहीं। या नॉट टू बी कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम द प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन, और वो उस या फिर वो उस जगह से काम ही नहीं कर रहा जहां से उसने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करी थी। तो याद रखना क्रेडिट तुम्हारा फ्रीज हो जाएगा। यस। या फिर आपके पास टैक्स इनवॉइस था लेकिन आपने गुड्स और सर्विसेज को रिसीव नहीं करा था। क्लियर है? यस सर। B point. The credit of input tax has been availed on the strength of invoice or debit note, the tax charge in respect of which has not been paid to the government. अगर गवर्नमेंट कहती है कि देखो बड़ी सिंपल सी बात है, माना तुम्हारे पास डेबिट नोट था, माना तुम्हारे पास सब कुछ था, इनवॉइस था, लेकिन अगर आपके सप्लायर ने मुझे पेमेंट नहीं करी तो सॉरी सर, हम आपका क्रेडिट क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, फ्रीज कर देंगे 1 साल के लिए। हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है सर। दूसरा, द रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग क्रेडिट हैज बीन फाउंड नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब जिसने अवेल करा था, मतलब अगर मैंने अवेल करा था तो मैं उस जगह से काम ही नहीं कर रहा जहां पे मैंने रजिस्ट्रेशन लिया था, तो मेरा क्रेडिट फ्रीज कर दिया जाएगा। या तो मैं एग्जिस्ट नहीं करता या फिर मैं उस जगह से काम नहीं कर रहा जहां पर मैं रजिस्टर्ड था, तो भी मेरे क्रेडिट को ये लोग क्या कर सकते हैं? फ्रीज कर सकते हैं। डी पॉइंट, द रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग आईटीसी इज नॉट इन पोसेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस, आपके पास इनवॉइस ही नहीं है। देखिए 4 बातें मैंने बताई हैं, 4 बातें मैंने बताई हैं, मैं एक एक करके सारी बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला, मेरे पास इनवॉइस था, डेबिट नोट था, लेकिन जिसने इशू करा वो एग्जिस्टेंस में नहीं था या फिर वो कहीं अन्य जगह से सप्लाई कर रहा था जो कि प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं था, या फिर इनवॉइस था लेकिन माल नहीं था, या फिर माल था इनवॉइस नहीं था। खत्म? यस सर। इसके अलावा मैंने रिसीव करा, रिसिपिएंट, लेकिन मैं अपना बिजनेस कंडक्ट कहीं और से कर रहा हूं, तो लॉ कहता है भैया मैं तो फ्रीज कर दूंगा। या फिर जिस डेबिट नोट या जिस इनवॉइस के बेसिस पे आपने क्रेडिट लिया था वो एक्चुअल में सरकार को पे ही नहीं हुआ, तो भी आपका क्रेडिट फ्रीज हो जाएगा, लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगाने का मैक्सिमम पीरियड कितना है? 1 ईयर। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं रूल 86B, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, मार्क कर लीजिए, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रूल। अब रूल 86B क्या है, क्यों लाया गया, किस पर अप्लाई होगा, बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि इस पर पेपर में क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट कहती है कि अगर किसी पर्सन की वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, लिखना लिख लीजिए, अगर किसी पर्सन की वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एग्जम्प्ट और 0 रेटेड छोड़कर, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई किसी पर्टिकुलर मंथ में 50 लाख रुपए से ज्यादा है, उस पर लगेगा रूल 86B। मैं रिपीट करूंगा, वेयर द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जम्प्ट सप्लाई एंड 0 रेटेड, इनको छोड़कर किसी पर्टिकुलर मंथ में अगर ज्यादा पाई गई, किससे? 50 लाख से, आप पर लगेगा रूल 86B। अब ये रूल क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। ये रूल कहता है कि भाई देखो, हम तुम्हें क्रेडिट टोटल
जो भी तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी आएगी उसका 99% तक का अमाउंट आप क्रेडिट लेजर से पे कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 1% तो आपको कैश लेजर से पे करना ही पड़ेगा, ऐसा कहा गया इस रूल के अंदर। क्या मतलब है सर? देखो, मान लेते हैं एक आदमी की वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई किसी पर्टिकुलर मंथ अप्रैल में लगा लेते हैं 1 करोड़ थी और उसका टैक्स बनता था 18 लाख रुपया। उसके क्रेडिट लेजर में 20 लाख रुपए पड़ा हुआ था, तो वो अगर चाहता तो क्या अपने 18 लाख को पूरा का पूरा क्या यूजिंग क्रेडिट लेजर पे कर सकता था? आंसर इज यस। रूल 86B आने से पहले आंसर वाज यस। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, ध्यान से सुनो। गवर्नमेंट कहती है कि भैया भले ही तेरे क्रेडिट लेजर में 20 लाख पड़ा हुआ है, लेकिन 99% 99% ऑफ 18 लाख इतना ही तू यूज कर सकता है क्रेडिट लेज, बाकी का 1% तुझे कैसे पे करना है? यूजिंग कैश लेजर। ये रूल 86B ने कर दिया और अब गवर्नमेंट चाह रही है कि आप लोग एटलीस्ट कुछ पैसा हमें कैश में जरूर पे करो। सारा का सारा पैसा यू कैन नॉट पे थ्रू ई क्रेडिट लेजर। क्या पल्ले पड़ गया? आइए इसको पढ़ के देख लेते हैं। Notwithstanding anything contained in these rules, the registered person shall not make use of available electronic credit ledger to discharge his liability towards output tax in excess to 99% of such tax liability in cases where value of taxable supply is more than 50 lakh rupees in 1 month. क्या पल्ले पड़ गया जी? यस सर, समझ आ गया। रूल 86B इतना ही था, लेकिन अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है। कुछ लोगों को इन्होंने क्या करा, इस रूल से बाहर रखा है। अब वो कौन से लोग हैं, आइए देखते हैं। पहला, अगर सेड पर्सन या उसका प्रोप्राइटर या कर्ता, एमडी या 2 पार्टनर्स या होल टाइम डायरेक्टर्स या मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमिटी, कोई भी इनमें से किसी ने भी हैव पेड मोर देन 1 लाख रुपीज एज इनकम टैक्स इन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर फॉर विच टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटर्न हैज बीन एक्सपायर्ड। मतलब अगर आप चाहते हो रूल 86B ना लगे, तो आप या आपका कोई पार्टनर, आपका कोई प्रोप्राइटर, आपका कोई एमडी ये प्रूव कर दे कि उस पर्सन ने कंसेक्यूटिवली फॉर 2 इयर्स, ये 2 इयर्स वो हैं जिनकी रिटर्न अब दोबारा नहीं भरी जा सकती, उनकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न एक्सपायर हो चुकी है। आप ये प्रूव कर दी कि आपने कंसेक्यूटिवली 2 बार 1 लाख रुपए से ज्यादा इनकम टैक्स भरा है, तो हम आप पे रूल 86B नहीं लगाएंगे। ठीक है जी। दूसरा, या फिर वो रजिस्टर्ड पर्सन ये प्रूव कर दे कि उसने हमसे अभी तक क्या लिया है, रिफंड लिया है 1 लाख से ज्यादा। 1 लाख से ज्यादा आपने हमसे रिफंड लिया था इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑन अकाउंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। आप ये हमें प्रूव कर दो कि आपने विद इन प्रीसीडिंग ईयर में 1 लाख से ज्यादा हमसे अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड क्लेम किया है। अब आप सबको याद होगा अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 क्लॉज 1 क्लॉज 2 में आता है, तो इसलिए इन्होंने क्लॉज 1 और क्लॉज 2 दोनों कवर अप करे हुए हैं। तो बी और सी सिंपल है। आपको 1 लाख से ज्यादा अगर आपने रिफंड क्लेम करा था ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी वेदर ड्यू टू क्लॉज 1 और ड्यू टू क्लॉज 2, तो भी हम आपके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेंगे, ये रूल अप्लाई नहीं करेंगे। क्या सबको क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, आप ये प्रूव कर दो क्या कि आपने अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करा होगा अभी तक क्यूमुलेटिवली। जब भी आपने क्यूमुलेटिवली अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज किया होगा, अगर आप ये प्रूव कर दो कि उसको डिस्चार्ज करने के लिए आपने कैश लेजर से पैसा यूज करा था जो कि इन एक्सेस टू 1% ऑफ द टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अप्लाइड क्यूमुलेटिवली। क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूं। मान लो सितंबर के महीने में मेरी टर्नओवर 50 लाख एक्सीड कर जाती है, तो मुझ पर सितंबर के लिए क्या रूल 86B अप्लाई हो जाएगा? यस। अब गवर्नमेंट कहती है अगर तेरे को बचना है इससे तो तू मुझे प्रूव कर दे क्या कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त इन महीनों में जो भी तूने आउटवर्ड टैक्स पे करा था उसकी टोटल लाइबिलिटी का 1% से ज्यादा
हाँ जी, टोटल लाइबिलिटी जो कि क्यूमुलेटिवली आई थी, तूने कैश लेजर से पे करा था कितना, अमाउंट विच इज इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ द टोटल, तो भी हम तुझ पे नहीं लगाएंगे। क्या समझ आ रही है? तो इसका मतलब सितंबर से बचने के लिए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में टोटल आउटवर्ड लाइबिलिटी बता कितनी थी, और उसमें से कितना पैसा तूने ई कैश लेजर से पे करा था। अगर तूने 1% से ज्यादा ई कैश लेजर से पे करा था तो जा, तुझ पर ये रूल हम अप्लाई नहीं करेंगे। और लास्ट, अगर रजिस्टर्ड पर्सन खुद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडीज हो तो भी हम उन पर ये रूल अप्लाई नहीं करेंगे। दे कैन डेफिनेटली मेक यूज ऑफ ई क्रेडिट लेजर, वो क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरा कर सकते हैं। क्या सबको क्लियर है? यस सर। सो दैट वाज रूल 86B। आई होप सो सबको क्लियर हो गया हो। एक बार ही इसको जरूर अच्छे से थॉरली पढ़ लीजिएगा, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये पेपर में आने के चांसेस हैं। क्या सबको क्लियर? जल्दी बोलो। आई होप सो यहाँ तक हमें पूरा समझ आ गया है। आई होप सो। कैन आई लॉक दिस? यस सर। अब एक आखिरी पॉइंट ध्यान से सुनेंगे, वो क्या है, इन केस अगर मेरे ई क्रेडिट लेजर में पैसा पड़ा हुआ है जो कि अनयूटिलाइज्ड है, क्या मुझे उसका रिफंड मिल सकता है? आंसर इज यस, बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54 सब सेक्शन 3, और वो जब मैं रिफंड का चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको पढ़ा दूंगा। क्लियर है? तो अनयूटिलाइज आईटीसी का क्रेडिट का रिफंड मिल जाता है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस होती है जो कहाँ लिखी हुई हैं, 54 सब सेक्शन 3 में लिखी हुई हैं रिफंड के चैप्टर में। क्लियर है? यस सर। सर और कोई पॉइंट? सर एक छोटा सा पॉइंट और सुन लीजिए, वो ये कि इन केस अगर कोई पर्सन अपने टैक्स को टाइमली पे नहीं करता तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, लिख लीजिए। सेक्शन 50 में उस पर लग जाता है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। कहां से? इमीडिएटली सक्सीडिंग डे से ऑफ द ड्यू डेट। मतलब अगर ड्यू डेट आपकी 20 है तो 21 अप्रैल से विल बी द फर्स्ट डे जब आप पर इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा टिल पेमेंट तक। राइट? एक और पॉइंट छोटा सा लास्ट समझाऊंगा, फिर हम इस चैप्टर को करेंगे वाइंड अप। क्वेश्चन ये था कि सर एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं कि मेरा टैक्स पेबल 50 लाख रुपए था और मेरे पास आईटीसी था 20 लाख रुपए, तो मेरा नेट पेबल तो कितना था? 30। और लेट्स से अगर मैंने ड्यू डेट पे पे नहीं करा तो मुझ पर जो ब्याज लगेगा वो 50 पे लगेगा या 30 पे लगेगा? मतलब मेरी ग्रॉस लाइबिलिटी पे ब्याज लगती है या नेट लाइबिलिटी पे? तो लिख लीजिए, इंटरेस्ट लेविड होगा ऑन ग्रॉस लाइबिलिटी। अगर ये डिमांड एंड रिकवरी का केस है, तो उस केस में ग्रॉस लाइबिलिटी पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। अदरवाइज इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन नेट लाइबिलिटी। क्या सबको समझ आ गया? यस सर। सर लीजिए, पेमेंट ऑफ जीएसटी हमारा चैप्टर खत्म। अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिशन 2.0 में पढ़ेंगे। ठीक है जी? यस सर, बहुत बढ़िया। तो जाते जाते कमेंट बॉक्स में आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, मैं फटाफट से लिखूंगा, आपने उसको मुझे आंसर दे के इस चैप्टर को बड़े तमीज पूरी इज्जत के साथ हम इसको बंद करेंगे। ठीक है? अच्छा, इसमें ना एक छोटा सा पॉइंट और भी है, हालांकि मुझे लगता है वो आपको आता होगा। देखते हैं कोई बच्चा मुझे बता पाए तो। आपको मालूम है डिस्चार्ज करने के लिए ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है? मतलब अगर आपने कोई पैसा पे करा है तो वो पहले कौन सी वाली लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करता है? डू यू नो दिस? तो मैं आपको बताता हूं। अगर किसी पर्सन का कोई प्रीवियस ईयर्स का या प्रीवियस पीरियड का कोई पेंडिंग अमाउंट पड़ रहा है, तो लॉ कहता है जो भी तू पे करेगा ना, पहले हम उसको एडजस्ट करेंगे जो तेरा सेल्फ असेस्ड टैक्स था ऑफ रिटर्न्स फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड्स। मतलब अगर मान लो तूने मुझे 10,000 दिया तो वो 10,000 पहले कहाँ एडजस्ट किया जाएगा? जो तूने पिछला हमें कोई बकाया देना था तो पहले हम वहाँ एडजस्ट करेंगे। ठीक है? मान लो वहाँ 2,000 था, तूने मुझे 10 दिया तो 2 वहाँ एडजस्ट होगा, कितना बचा? 8। अब वो कहता है कि वो 8 जो है ना वो हम लोग एडजस्ट करेंगे फॉर द करंट पीरियड।
मान लो करंट पीरियड का 6 था तो वो 6 उसमें एडजस्ट हो जाएगा, अभी भी कितना बचा 2, वो 2 जो बच गया, एनी अमाउंट जो आपको देना होगा डिमांड एंड रिकवरी सेक्शन 73-74 में, लास्ट में हम उसमें एडजस्ट करेंगे। तो पहले एडजस्टमेंट कहाँ होती है, जो आपने अपने रिटर्न में डिक्लेयर किया था लेकिन पे नहीं करा था फॉर द रिटर्न रिलेटिंग टू पास्ट टैक्स पीरियड्स, फिर करंट और उसके बाद डिमांड एंड रिकवरी। क्लियर है? तो ये छोटा सा पॉइंट था, आई एम वेरी श्योर वैसे आपको समझ आ गया होगा। रेस्ट आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई दिक्कत आएगी, यू कैन ट्राई द क्वेश्चंस ऑल्सो। सो जाते जाते फटाफट से कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर देना मत भूलिएगा, बिकॉज तभी हमारे नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है जी, चलो लिखो पहला क्वेश्चन। हमारे पास क्रेडिट पड़ा हुआ है आईजीएसटी का 1 लाख, सीजीएसटी का 50,000 और एसजीएसटी का क्रेडिट पड़ा हुआ है 30,000, राइट? और हमें पे करना है आईजीएसटी 50,000, सीजीएसटी 70,000 और एसजीएसटी हमें पे करना है 40,000। ठीक है जी, ये हमें पे करना है और ये हमारे पास क्रेडिट्स पड़े हुए हैं। मेरा क्वेश्चन है ई कैश लेजर में कितना पैसा जमा होगा एंड हाउ यू विल यूटिलाइज क्रेडिट। आप क्रेडिट कैसे यूज करोगे और अंत में ई कैश लेजर में हमारे को कितना पैसा देना पड़ सकता है। क्लियर है? ठीक है सर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, सीपीआईएन वैलिड कितने दिनों के लिए होता है? वैलिड फॉर हाउ मेनी डेज? सीपीआईएन इज वैलिड फॉर हाउ मेनी डेज? अच्छा, इसमें भी एक पॉइंट मैं ऐड कर देता हूं। सीपीआईएन यूज करके जब आप डिपॉजिट करते हो ना, तो बैंक्स जो होते हैं ना वो सीआईएन इशू कर देते हैं आपको, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि 17 डिजिट का होता है। 14 डिजिट का सीपीआईएन था, 3 डिजिट बैंक अपनी तरफ से ऐड करके 17 डिजिट का क्या इशू कर देता है? सीआईएन। क्या इशू कर देता है? सीआईएन। ठीक है ना? ठीक है सर। फॉर्म नंबर बताना है आपने ई लाइबिलिटी रजिस्टर का, कैश लेजर का और ई क्रेडिट लेजर का। और एक आखिरी पॉइंट, क्या रिवर्स चार्ज वाला क्रेडिट यूज कर सकता है? कैन अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज कैन यूज आईटीसी क्रेडिट यूज कर सकता है? यस प्लीज। तो रूल 86A और रूल 86B दोनों रूल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका पूरा अमेंडमेंट कवर हो चुका है। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर पेमेंट ऑफ टैक्स। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू आंसर दीज क्वेश्चंस। लव यू ऑल। अपना ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो। जिसकी हेल्प अगर आप कर सकते हो जरूर करो बेटा, बिकॉज दिस इज द टाइम जहां पर एवरीवन इज रिक्वायर कि कोई ना कोई उसकी मदद करे। इफ यू कैन हेल्प डेफिनेटली यू शुड डू दैट। ठीक है, बट दूरियां बनाए रखिएगा, हाथ धोते रहिएगा, मास्क पहन कर रखिएगा और कोशिश करेंगे अपने आप को पूरी तरह से इंटैक्ट रखिएगा ताकि हम लोग सेफ रहें। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं आपसे परसों। मिशन 2.0 चैप्टर मैंने आपको दे दिया है आईटीसी, और उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे परसों सेम टाइम। बाय बाय।